चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ये फॉर्मूला दिमाग में रखा हुआ है, एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे स्टेप्स हैं। वर्टिकल बैलेंस शीट के स्टेप्स जो है हमारे पास, बैलेंस शीट के लिए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन कभी आता ही नहीं जल्दी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कभी आता ही नहीं हमारे सामने। अगर वो लोग एग्जैक्टली खुद से लिख कर देते हैं ब्रैकेट में कि ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो ही इसके अंदर लिखा जाता है। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलिए अदर साइड में एसेट्स आपको पता है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कोई भी है वो नॉन करंट में ही आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, इसके अंदर आपका शेयर इशू करते टाइम जो भी खर्चा होता है, डिस्काउंट, एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज, शेयर इशू के ऊपर, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू ब्रोकरेज, डिस्काउंट ऑन शेयर इशू, ऐसा शेयर इशू पर लिखा रहेगा तो वो नॉन करंट एसेट्स में आता है। अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। तो ये हमारा लिस्ट है, इसे जरा याद रखेंगे। इन्हीं के हिसाब से आप क्या है नोट्स टू अकाउंट बनाकर फिर से फिलअप करोगे। चलिए अब देखते हैं हमारे पास आगे। पीछे क्यों आ रहा है भाई? अच्छा फिर तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग एलिमेंट्स। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मीन्स इन्वेंट्रीज, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शेयर इशू एक्सपेंसेस, देखिए आ गया शेयर इशू एक्सपेंसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो पढ़ने से अच्छा है एक एक पास किया जाए धीरे धीरे। तो चलिए स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्री में पहुंचाया जाए। स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्रीज में स्टॉक इन ट्रेड आपने अमाउंट देखा 3,59,000, 3,59,000, 3,59,000 हम ट्रांसफर कर रहे हैं इन्वेंट्रीज में। 3,59,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक ये ले लेंगे हम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,11,000, 1,11,000।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक, बैंक का जो अमाउंट है इन लोगों ने बताया हमें 1,11,000, 1,11,000 हमने शो किया। इसका दे देना, कौन सा चार्जर लगेगा तेरे मोबाइल के लिए कि उनके मोबाइल के लिए? उनके मोबाइल। हाँ दे दे, ये वाला देख लगता है। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस 17,000, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स में यहाँ पर लिखा जाएगा अमाउंट 17,000, 17,000, 17,000 अदर नॉन करंट एसेट्स। शेयर इशू एक्सपेंसेस पहले से लिखा हुआ है 17,000। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपका जो है लाइबिलिटी है स्टूडेंट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट किसके अंतर्गत आएगा बताइए? बैंक ओवरड्राफ्ट किसके अंतर्गत आएगा बताइए? यस स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? बैंक ओवरड्राफ्ट बताइए किसके अंदर लिखेंगे आप? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं आएगा बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंतर्गत आता है। तो ये जिस बच्चे की टेक्स्ट बुक है उसने रॉन्ग लिखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा ये, ठीक है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब होता है कि हमें इसी साल के अंतर्गत वो पैसे लौटाने होंगे। तो जो बैंक से आपने एक्स्ट्रा पैसा निकाला है वो इसी साल आपको लौटाने होंगे, 1,47,500 दिखाया जाए शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाया जाए शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट पहले से फिक्स है, एलिमेंट्स फिक्स है बेटा, पहले से आप जरा याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये 1,47,500 था, 1,47,500। बैंक का नाम चेंज कर दीजिए, ये आपका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल में 6,59,500 ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स के सामने आपको बताया गया 6,59,500, 6,59,500, ठीक है, 6,59,500। चलिए आगे, आगे हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में आएगा 151,500,
151,500. ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे पास है 151,500, 151,500. नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, 4,10,000. प्रॉफिट एंड लॉस 4,10,000. तो ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस के अंतर्गत आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस के अंतर्गत. सरप्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट डाउन, मतलब लास्ट ईयर का. लाइबिलिटी में लिख रहे हो तो अगर क्रेडिट में मिला है तो प्लस में लिखोगे, डेबिट में मिला है तो माइनस में लिखोगे. तो आप जरा देख लीजिए क्या अमाउंट मिला था आपको. आपको अमाउंट तो यहाँ पर डेबिट में मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट देखिए डेबिट में मिला है. तो ये खतरा है, डेबिट में है. डेबिट मतलब क्या होता है, एसेट्स, लेकिन हम लायबिलिटी में लिख रहे हैं ना, तो माइनस साइन में आएगा. ये क्रेडिट में होता तो प्लस साइन, डेबिट में है तो माइनस साइन. तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे 4,10,000, 4,10,000 लिखा जाए यहाँ पर, 4,10,000, 4,10,000. चलिए नेक्स्ट. Bill receivable. वेरी गुड. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 85. तो बिल्स Trade रिसीवेबल receivable. किसमें आएगा, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर के साथ, डेटर्स के साथ आएगा ट्रेड. 85,000. हाँ, इसमें बिल यहाँ पर है 85,000, 85,000 बताया गया. ओके, तो डेटर्स था आपका और यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल. चलिए आगे Trade बढ़ते हैं. payable. ट्रेड पेबल 91, ट्रेड पेबल में 91. तो ये ट्रेड पेबल में क्या नाम, क्रेडिटर्स है ना, तो ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स उस साइड होगा ना. 91,000. 91,000 ट्रेड पेबल में. बिल्स, बिल्स पेबल देखा था क्या नाम, बिल्स पेबल था क्या वो, हाँ सर. बिल्स पेबल 91,000. तो यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग बिल्स पेबल का लाइन. बिल्स पेबल 91,000. ओके. Next सर है हाँ creditor for बोलिए. expenses. एक सर मिनट, ये मुन्ना कुछ बोल रहा है क्या, बोलो मुन्ना. वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर देना ना अभी से. ये वाला रिकॉर्ड करना है, हाँ. ठीक है. थैंक चलिए आगे. आगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल हो गया है. Creditor for expenses. एक मिनट में इसे कट कर दूं. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल हो चुका. क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस है हमारे पास 45,000. क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, Creditor इसमें ऐड होगा ट्रेड पेबल में. ट्रेड पेबल में हमने अभी अभी क्या देखा, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, और पहले क्या था, सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो ये दोनों क्रेडिटर्स ही हैं, मतलब ऊपर वाला रहेगा क्रेडिटर्स फॉर डिफॉल्ट में गुड्स, डिफॉल्ट में क्या रहेगा वो, गुड्स. और अब जो आया है, इन लोगों ने कहा है क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस. तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस.
फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये इस तरह से सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वाले कितने हैं? एक्सपेंसेस वाले हैं 45,000, 45,000। ठीक है, देख लीजिए 45,000 ही था ना, 45 था हाँ सर। बरोबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको लाइबिलिटी है कि एसेट्स, डेबिट क्रेडिट देख के पहचानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास डेबिट है, मतलब ये आपका एसेट्स है। और वहीं कहीं भी हम डिपॉजिट रखते हैं तो लंबे समय के लिए ही होता है, मतलब ये लॉन्ग टर्म है, लंबे समय के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने डिपॉजिट रखा है कहीं पर, मतलब वो बाद में आपको एसेट्स के रूप में काम आएगा, बाद में मिल जाएगा। लंबे समय के लिए आपने किसी को ये पैसा दिया है, तो क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। डेबिट में है इसलिए आपने दिया है किसी को, एसेट्स में लिखा जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और अगर क्रेडिट में रहता तो यही चीज क्या हो जाता? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता। ठीक है, डेबिट में है इसलिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट। 6,500। जी हाँ, 6,500, 6,500। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रोहन लिमिटेड। तो ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो हमारा हमेशा क्या होता है? एसेट्स होता है। ठीक है, तो ये देखिए डेबिट में लिखा है, मतलब एसेट्स ही है। हमने इन्वेस्ट किया है किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट किए हो, तो इन्वेस्टमेंट का हमारे पास दो मुद्दा है, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और एक करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब तक कुछ बोले ना, डिफॉल्ट में लॉन्ग टर्म माना जाएगा। जब तक ये लोग कुछ बोले ना तब तक डिफॉल्ट में लॉन्ग टर्म माना जाएगा। और ये सारा डिटेल जो नीचे लिखा हुआ है ये हम लोग नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में पूरा सारा डिटेल दिखाएंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रोहन लिमिटेड 42,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखा जा रहा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 42,000 डिटेल लिखा जाए, डिटेल देखना पड़ेगा। 7,000 इक्विटी शेयर है 10-10 के, 6 शेयर्स कॉल्ड एंड पेड अप। 10 रुपए के हैं लेकिन 6 रुपया कंपनी ने मांगा था और 6 रुपया हमने पेड अप किया हुआ है। तो ये आप दिखाएंगे 7,000, 10 और 6। 7,000 यहाँ कीजिए, 7,000 इक्विटी शेयर 10-10 का, और ये सिर्फ कॉल्ड अप एंड पेड अप हुआ है सिर्फ आपका 6 रुपया, 6 रुपीज पर शेयर। ये हो गया। और इन्वेस्टमेंट में आप ये भी लिखेंगे, ये रोहन कंपनी का है, तो यहाँ पर रोहन बढ़ाना पड़ेगा आपको, रोहन लिमिटेड भी लिखना पड़ेगा। 7,000 शेयर्स ऑफ रोहन लिमिटेड, रोहन लिमिटेड, 7,000 इक्विटी शेयर ऑफ रोहन लिमिटेड, ₹10 ईच। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हमारे पास है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अब ये देखिए क्रेडिट में दिया हुआ है, तो ये हमारा लायबिलिटी में आएगा, शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत। शेयर होल्डर्स फंड में आज हमारे पास प्रेफरेंस शेयर भी है और इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है और इक्विटी शेयर भी है। तो दोनों को हम परफेक्टली दिखाएंगे
इक्विटी शेयर पहले लिखा जाता है और प्रेफरेंस शेयर बाद में। ऊपर नीचे भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इक्विटी शेयर को पहले लिखना चाहिए हमेशा। तो इक्विटी शेयर है हमारे पास 85,500, 10 का ईच है, मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा कवर किया है। और प्रेफरेंस शेयर 4,000 है, 7% प्रेफरेंस शेयर 100 से मल्टीप्लाई करके 4 लाख एकदम पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर शेयर होल्डर्स फंड में। लायबिलिटी में फर्स्ट एलिमेंट होता है ये इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ऊपर आपका एथोराइज्ड रहेगा, नीचे आप लिखेंगे उसके टुकड़े। तो चलिए आपने वहां पर देखा 8,55,000 हो जाएगा ना, 8,55,000 8,55,000। तो ये आपका जो क्वेश्चन था उसके अंदर 8,55,000 दिया हुआ है इक्विटी के लिए। इसका डिटेल लिख देते हैं। डिटेल शेयर्स कितने हैं यहाँ पर 85,500 85,500 85,500 शेयर्स इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, ये हो गया आपका शेयर इशूड सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप ₹10 ईच। ओके, ये हो गया इक्विटी शेयर के लिए। सेम टू सेम आप दिखाइए प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो प्रेफरेंस शेयर के लिए दिखाया जाए प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर में आपके पास है 4 लाख। इसका भी डिटेल दे देते हैं, इसका भी डिटेल दे दिया जाए। प्रेफरेंस शेयर का भी डिटेल हम दे रहे हैं। तो ये 100 रुपीज का ईच है। तो हम क्या लिखेंगे 4,000 इक्विटी शेयर्स 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 100 ईच 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये हो गया। तो आपने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अभी आप ये अथोराइज्ड को कंप्लीट कर लीजिए। अथोराइज्ड, तो अथोराइज्ड में आपको 2 लाइन लिखना पड़ेगा। चलिए अथोराइज में सेम टू सेम आएगा। यहाँ पर पूरा पेडअप हो चुका है। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 85,500 शेयर्स 10 रुपीज ईच मीन्स सेम अमाउंट 8,55,000। इक्विटी का है, जितना अथोराइज था वो पूरा का पूरा शेयर इशूड सब्सक्राइब हो गया है। जितना इसका अथोराइज था उतना टोटल शेयर्स इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हो चुका है। ठीक है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर का भी सेम टू सेम बना लीजिए। प्रेफरेंस शेयर का
प्रेफरेंस शेयर में भी हम लिखेंगे 4,000 4,000 प्रेफरेंस शेयर 7% का था ना, तो 7% प्रेफरेंस शेयर शेयर्स authorized authorized 4 share ₹10. $4,000 7% प्रेफरेंस शेयर एथोराइज, तो इसका एथोराइज जो है ये भी टोटल है 4 लाख। ये आपका हो गया। चलिए देखिए ये ओके हो गया ना। इसके अंदर एथोराइज के नीचे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एथोराइज्ड के नीचे लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, एथोराइज के लिए लाइन ड्रॉ कर दिया गया। ओके सर, हाँ बोलिए। ऑथराइज का अमाउंट गलत लिखा है शायद आपने। ये टोटल था ना। एडजस्टमेंट एक बार फिर से दिखाइए ना सर। एडजस्टमेंट अभी नहीं देख रहा हूँ, ये देख रहे हैं टेबल में। ऑथराइज के सामने आपने अमाउंट लिखा ना, तो ऑथराइज एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। ऑथोराइज दिया हुआ है, अच्छा देख हाँ लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। देखते हैं, एडजस्टमेंट अभी चालू करते हैं, पहले इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है एडजस्टमेंट, बाकी सब यहाँ पर तो हो गया ना। यहाँ पर ओके हो गया है। देखा जाए एडजस्टमेंट, authorized capital of the company was 5,000 preference share of 100 each। तो इन लोगों ने अथोराइजेशन 5,000 का लिया है लेकिन इशू 4,000 किया है। कौन सा? प्रेफरेंस शेयर। एंड इक्विटी शेयर का भी कुछ ऐसा ही है, 1 लाख इन लोगों का अथोराइज्ड है। हाउएवर कंपनी इशूड ओनली 4,000 प्रेफरेंस शेयर एंड 85,500 इक्विटी शेयर। तो बाकी सब सेम किया हम लोगों ने। ये हम लोगों ने अथोराइज्ड का अमाउंट नहीं चेक किया, तो अथोराइज ज्यादा है, अथोराइज्ड को चेंज करके दिखाते हैं। 5,000 और 1 लाख, 5,000 और 1 लाख, 5,000 और 1 लाख। तो यहाँ पर अथोराइज्ड है 5,000, प्रेफरेंस शेयर 5,000, मतलब अथोराइज्ड हो जाएगा यहाँ पर 5 लाख। अथोराइज्ड है 5 लाख, ऊपर 85,500 शेयर नहीं, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, जिसमें अमाउंट बनेगा आपका 10-10 के हिसाब से 10 लाख। टेन लैक्स, ये हो गया आपका 10 लाख। अब सही है ना? है ना? हाँ सर। चलिए आगे, अब इसके अंदर देख लेते हैं। ये पूरा लाइन क्लियर हो गया, सबने पढ़ लिया कि 5,000 अथोराइज था जिसमें से 4,000 ही इशू किया गया था, और 1 लाख एथोराइज्ड था जिसके अंदर से 85,500 ही इशू किया गया था। चलिए अब चलते हैं डिविडेंड की ओर। तो डिविडेंड में देखा जाए, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज इन एरियर्स फॉर 2 years।
15 to 16 एंड 16 to 17। तो देखिए भाई, ये एरियर्स है, मतलब हमने दिया नहीं है अभी तक। क्या नहीं दिया है? डिविडेंड। किसको नहीं दिया है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड अभी तक दिया हुआ नहीं है, बराबर। तो ये जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन का काम करेगा, ठीक है। ये आपने दिया नहीं है पार्टनर्स को, तो ये जब उन्हें चाहिए होगा, जो हमारे पास रिजर्व सरप्लस रखे हुए हैं उसमें से दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुकेंगे। स्टूडेंट्स, ये सेकंड वाले पर हम लोग बाद में फिर से रिटर्न आएंगे। सेकंड वाला मार्क करके रखिए, इस पर बाद में हम वापस से आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। पहले और आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, द बैंक स्टेटमेंट शोज अ रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 1000 ऑन 29th March 2017, the same being detected and adjusted by bank on 4th April 2017। तो आपको पहले देखना होगा कि हमारा करंट ईयर क्या है। आपको पहले चेक करना होगा कि हमारा करंट ईयर क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017। अगर 31 मार्च 2017 को आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है तो ये एंडिंग डेट होता है, मतलब आपका करंट ईयर क्या हो जाएगा? 2016 से 17, 2016 से 17 ये आपका करंट ईयर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। देखिए, आपका हिसाब किताब खत्म हो गया 31 मार्च 2017 को, तो आपको सिर्फ वही बातें पता हैं जो 31 मार्च 2017 तक हुई रहेंगी। उसके बाद में साल खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ उसका आपको पता नहीं है। तो इन लोगों ने जो जानकारी दिया है ये हमारे फाइनेंशियल ईयर के बाद हुआ है। ये फेरबदल जो है फाइनेंशियल ईयर के बाद हुआ है, तो इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। मैं वापस से बताता हूं, ये जो आपको थर्ड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक की ही बातें हमें पता है, इसी का हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इस तारीख को हमने पूरा ये फाइनल अकाउंट बना के हट गए। ये तारीख को हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना लास्ट डेट पर, तो ये तारीख को हम फाइनल अकाउंट बना के हट गए। तब उसके बाद हमें पता चल रहा है 4 अप्रैल 2017 को। तो हमने तो पूरा बना के फाइनल कर दिया है, तो ये हमारे फाइनेंशियल ईयर को इफेक्ट नहीं करेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये हमारे फाइनेंशियल ईयर को अफेक्ट नहीं करेगा। जब हमने पूरा बुक बनाकर पेश कर दिया, अनाउंस कर दिया, उसके बाद ये काम हुआ है, ये जानकारी मिली है, तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा जानकारी है, उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे, उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करेक्ट। जैसे आप जान रहे हैं कि किसी की भी मृत्यु हो गई इस डेट पर, और बाद में आपको कोई बता रहा है कि उससे तो क्या है, मैंगो खाने की अंतिम इच्छा थी, मैंगो खाने की अंतिम इच्छा थी, तो उस तारीख के पहले तक खिला दिए होते तो चलता था, लेकिन अब तो ऑफ हो गया, तो उसके बाद कोई भी जानकारी मिले आपको, आप नहीं कर पाओगे। तो ये जो जानकारी मिली है वो 4 अप्रैल 2017, मतलब हमारे फाइनेंशियल ईयर के बाद मिली है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये जस्ट इंफॉर्मेशन मानकर इसे छोड़ दिया जाएगा, जस्ट इंफॉर्मेशन मानकर इसे छोड़ दिया जाएगा। ओके,
बात समझी रहेगी स्टूडेंट्स? यस, बात समझी क्या? मुन्ना लाइन में हो? नेहा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ये बात समझे क्या जो अभी अभी बताया मैंने? हाँ। ओके, चलिए फिर आगे। फोर्थ, आउट ऑफ द इशूड कैपिटल 1000, 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच वेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये जस्ट हमें डिटेल में दिखाना होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। ये लोग बता रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने 4000 इशू किया था ना, 4000 प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किया था, जिसमें से 1000 किस लिए इशू किया गया है? अदर देन कैश, मतलब 1000 शेयर पे हमें कैश नहीं मिला था, कोई दूसरा प्रॉपर्टी मिला होगा, लैंड मिला होगा, बिल्डिंग मिला होगा, मशीनरी मिला होगा, कुछ भी, लेकिन अदर देन कैश कितना है? 1000। तो इसे भी हम दिखा देंगे डिटेल में, ये हम नोट्स टू अकाउंट में नरेशन के रूप में, डिटेल के रूप में दिखाएंगे। तो चलिए दिखाया जाए। इक्विटी शेयर वाला वो लोग बता रहे हैं, इक्विटी शेयर वाला तो ये है। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे 1000 प्रेफरेंस शेयर्स issued for other than cash, अदर देन कैश, मतलब इतने प्रेफरेंस शेयर पे हमें कैश नहीं मिला था, कोई दूसरी एसेट्स मिली होगी। तो ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दिखाना है और कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। ओके, चलिए आगे। One bill receivable of 10,000 endorsed in favor of Rolta Limited, our supplier, has been returned dishonored on 26 March 2017, for which entry has to be made in the books of accounts। तो देखिए बेटा, 26 मार्च 2017 तो हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आ रहा है ना, 26 मार्च 26 मार्च 2017 हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर आ रहा है, तो इसका वर्कआउट करेंगे। तो क्या हो गया, इन लोगों ने कहा कि वन बिल रिसीवेबल ऑफ 10,000 इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ रोल्टा लिमिटेड, आवर सप्लायर, हैज बीन डिसऑनर्ड on 26 March 2017, for which entry has to be made in the books of accounts। तो देखिए, एक बार मैंने ये भी बताया था, ये वाला मैंने आपको बताया था, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए थे, टाइम कम था, इसलिए हमने डिटेल में नहीं देखा था इसे। तो एक बार फिर से इसे जरा डिटेल में समझ लेते हैं बेटा, ठीक से आप समझ लीजिए। इसमें होता क्या है ना कि डेटर और क्रेडिटर के अमाउंट चेंज होते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स के अमाउंट चेंज होते हैं। जरा आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ। यही कर देना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? किसी ने कुछ कहा क्या अभी? सर बाय मिस्टेक से हो। ओके, चलिए टाइम कम हो रहा है, फटाफट इसे खत्म किया जाए। तो ये बिल्स पेबल वाला मैं समझा रहा हूँ, जरा देखेंगे। देखिए भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा। कोई राम है, ये हमारा क्या रहा होगा? डेटर रहा होगा, डेटर। तो इसने हमें क्या है? बिल्स रिसीवेबल दिया होगा और कहा होगा कि मेरा नाम काट दो।
उतने का अमाउंट काट दो। तो अमाउंट कितना है, 10,000 है ना। तो इसने कहा होगा कि 10,000 का मैं बिल रिसीवेबल दे रहा हूं, आप 10,000 मेरे नाम से काट दो। मैंने बिल रिसीवेबल आपको 10,000 का दे दिया, ठीक है। तो मैंने इसका क्या किया रहेगा, 10,000 इसके नाम का काट दिया रहेगा। और फिर मैंने वही बिल्स रिसीवेबल किसी और को दे दिया जिसका नाम होगा लखन। तो मैंने लखन को क्यों दिया, क्योंकि लखन मेरा क्रेडिटर रहा होगा। लखन मेरा क्रेडिटर रहा होगा। लखन मेरा क्रेडिटर रहा होगा, तो उसको मैंने बिल्स रिसीवेबल पास करके 10,000 का, और कहा होगा कि आप मेरे सर का, जो मेरे सर पे कर्ज था 10,000, वो काट दीजिए, बिल्स रिसीवेबल ले लीजिए। तो क्रेडिटर ने क्या किया होगा, 10,000 काट दिया होगा, बरोबर है, मेरे नाम का। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता तो इस तरह से बात खत्म हो जाती। राम नाम का डेटर कट गया 10,000 का, और लखन नाम का क्रेडिटर कट गया 10,000 का। लेकिन ये बिल क्या हो गया, बाउंस हो गया। अगर बिल बाउंस हो गया तो ये लोग जो किए थे उसका उल्टा करना चालू करेंगे। ये लोग बोलेंगे, लखन बोलेगा कि भाई कैसा बिल रिसीवेबल आपने दिया, पेमेंट नहीं हुआ, मैंने आपका जो 10,000 काटा था वह वापस से 10,000 प्लस कर रहा हूं। तो मेरे क्रेडिटर में फिर से 10,000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्रेडिटर में प्लस हो जाएगा। और मैं यही वाला बिल्स रिसीवेबल क्या करूंगा, राम को रिटर्न करूंगा और बोलूंगा भाई राम तुम कैसा बिल्स रिसीवेबल दिए थे, डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं हुआ तुम्हारा, तुम पेमेंट नहीं कर पाए, तो तुम्हारे नाम का मैंने जो 10,000 काट दिया था, अब मैं फिर से तुम्हारे नाम में डेटर में 10,000 जोड़ रहा हूं। तुमसे मैं 10,000 वसूलूंगा, बाद में तुमसे 10,000 लूंगा। तो बाउंस होने के बाद आपने देखा, बाउंस होने के बाद क्या हुआ, क्रेडिटर भी 10,000 का बढ़ गया और डेटर भी 10,000 का बढ़ गया। ठीक है, बोलिए भाई, बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ओके, तो ये 10,000 जो है हम डेटर्स में भी प्लस कर देंगे और क्रेडिटर्स में भी प्लस करेंगे। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होने की वजह से जो पहले हम लोगों ने काम किया था उसका रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम डेटर्स में भी ऐड कर देते हैं 10,000 और क्रेडिटर्स में भी ऐड कर देते हैं 10,000। क्वेश्चन पढ़ लीजिए वापस से। वन बिल रिसीवेबल ऑफ ₹10,000 इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ रोल्टा। तो यहाँ पे रोल्टा नाम दिया हुआ है। Our supplier has been returned dishonor, बिल क्या हो गया, डिसऑनर। ठीक है, 26 को समय रहते हुए डिसऑनर हो गया, तो इसका एंट्री दिखाना पड़ेगा। चलिए दिखा देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में प्लस और ट्रेड पेबल में प्लस, डेटर क्रेडिटर के अंतर्गत। तो कहाँ मिलेगा डेटर्स, ये रहा। तो डेटर्स में हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पे। डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल, रोल्टा लिमिटेड। रोल्टा लिमिटेड, अमाउंट 10,000 था, 10,000 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सिमिलरली सेम हमें लिखना है क्रेडिटर के लिए। क्रेडिटर कहाँ मिलेंगे, लायबिलिटी में। यहाँ पर पेस्ट किया जाएगा। डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल, रोल्टा लिमिटेड। रोल्टा लिमिटेड कितना प्लस करने वाले हैं, 10,000 अगेन। ओके, ये हो गया।
चलिए आगे। कौन सा सब्जेक्ट? हेलो स्टूडेंट्स, जो आपके पास क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ 1,47,500 इन ओवरड्राफ्ट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इंक्लूसिव ऑफ 17,500 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। द ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथेटिकल ऑफ स्टॉक। तो आपको देखना होगा कि ओवरड्राफ्ट पहले था कितना था, उसमें से ये लोग 1,47,500 की बात कर रहे हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था पहले देख लिया जाए। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा जो था उतना ही है सर। सेम है, हाँ सेम है। तो ये लोग बता रहे हैं 1,47,500 जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट था उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। हम लोगों ने लौटाया नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा बैंक को हमने लौटाया नहीं, तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो गया है। कितना? 17,500। 17,500 हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो ये 17,500 हम अभी एडजस्टमेंट दिखाएंगे, इसका डबल इफेक्ट। ठीक है, 17,500 हमें दिखाना होगा। अच्छा, ये बताइए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो इसका डबल इफेक्ट होगा। एक तो आप जानते हैं कि लाइबिलिटी में आएगा, और दूसरा आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट तो हमने बनाया नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का हमने बनाया नहीं, तो एक इफेक्ट इसका खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक ही इफेक्ट दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया हम लोगों ने, स्टेटमेंट नहीं बनाया प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो ये नहीं दिखाया जाएगा। एक इफेक्ट, सिर्फ एक इफेक्ट दिखाया जाएगा लाइबिलिटी में। तो बोलिए आउटस्टैंडिंग एक्रूड, आउटस्टैंडिंग एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये किसके अंतर्गत आएगा? बोलिए बेटा, किस में आएगा, पता है अदर आपको? करंट लायबिलिटीज। बराबर सही है, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत ये आएगा। तो अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर दिखाया जाए, अदर करंट लाइबिलिटी। प्रीति लिंक भेज रही है ना आगे। अदर करंट लाइबिलिटी में देखिए पहले से ही हमारे पास आया था इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले भी हम कर चुके हैं 17,500। दूसरा इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आना चाहिए, लेकिन हमने वो नहीं बनाया है तो उसका नहीं होगा। ओके आगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स आर सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड। तो ये सिर्फ आप नोट्स में दिखाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है हमारे सब के सब अनसिक्योर्ड है एंड कंसिडर्ड गुड। डेटर्स की बात है ना, हाँ डेटर्स, डेटर्स जो है सब के सब सिक्योर्ड है एंड कंसिडर्ड गुड। तो दिखा दिया जाए, सिर्फ ये नोट्स में लिखना है आपको। सन्ड्री डेटर्स, अनसिक्योर्ड एंड कंसीडर्ड, ऐसा माना जा रहा है कि सब लोग पैसा दे देंगे, कोई लेकर नहीं भागेगा।
कंसीडर्ड गुड। कोई गिरवी नहीं लिया हमने सामने वाले से, किसी भी ग्राहक से हमने गिरवी नहीं लिया है, मतलब नॉट अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब गिरवी नहीं रखाया किसी भी ग्राहक से, लेकिन हमें विश्वास है कि सामने वाला क्या है, धोखा नहीं देगा, सबके सब पैसे हमारा ग्राहक दे देंगे। कंसीडर्ड गुड, इसका मतलब ये हुआ। चलिए, ये सिर्फ नोट्स में दिखाया गया, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में सिर्फ डिटेल दिखाया गया। लास्ट है हमारे पास हमारे पास market value of investment in shares of Rohan Limited was 30,000, whereas market value of stock in trade is this much on 31st March। तो ये भी सिर्फ आपको नोट्स में दिखाना है। जो हमने रोहन लिमिटेड का शेयर्स परचेज किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया है रोहन के इन्वेस्टमेंट में, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, 30,000 है, 30,000 है। और स्टॉक का मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट वैल्यू इस टाइम 3,80,000 चल रहा है। तो ये सिर्फ हम नोट्स में दिखाएंगे, इसका भी कोई एंट्री नहीं होगा, सिर्फ नोट्स में दिखाया जाएगा। तो नोट्स में दिखा दिया जाए रोहन वाले का 30,000 और स्टॉक का 3,80,000। रोहन का जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लिखा हमने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रोहन का, इसका यहां लिख देंगे मार्केट वैल्यू। अरे यार, ये तो अंडू हो जाएगा। टाइम कम हो रहा है, सब गलतियां होनी चालू हो गई। मार्केट वैल्यू 30,000 था ना वहां पे, 30,000 मार्केट वैल्यू उसका 30,000 है, और स्टॉक इन ट्रेड का 380, स्टॉक इन ट्रेड का 380। इन्वेंट्रीज में मार्केट वैल्यू 3,80,000, ये हो गया। तो हमने इन्वेस्टमेंट किया था 359, लेकिन मार्केट में अब उसका सिर्फ 3 नहीं, अब उसका 380 हो चुका है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन में दिखाना रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, एक हमने बीच में छोड़ा था ना, जिसको भी देखें, बीच में जो एडजस्टमेंट हमने छोड़ दिया था वो वाला देखते हैं। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इन एरियर्स फॉर द 2 years इज दिस मच। तो 2 साल का जो एरियर्स है, 2 साल का हमने प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड क्या है, पे नहीं किया है। तो जब तक ये लोग बोलेंगे नहीं कि डिक्लेयर कर दिया गया, तब तक हम लोग पेमेंट करके नहीं दिखाया देंगे। उसमें लिखा रहना चाहिए डिक्लेयर्ड। तो इसमें डिक्लेयर्ड एंड पेड ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है कि ये बता रहा है कि अभी डिविडेंड देना 2 साल का बाकी है। तो इसे भी हम इंफॉर्मेशन मानकर सिर्फ क्वेश्चन के लास्ट में नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे, इंफॉर्मेशन सिर्फ मानकर, ठीक है। तो लास्ट में सिर्फ लिखा जाएगा 2 साल का इनका डिविडेंड देना बाकी है। हाँ, 2 years dividend in arrears। on preference share।
तो ये हम लोगों ने नीचे लिख दिया कि 2 साल का प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड क्या है, बाकी है। बस यहीं पे ये ओवर हो गया।